सबसे पहले एक प्यारी सी नमस्कार। मैं बलवंत साण एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो रहेगा ऑप्टिक्स का, यानी दूसरा हमारा जो लेक्चर, उसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स क्या है, उसके बारे में, प्रकाश क्या है उसके बारे में, प्रकाश के अंदर किस किस प्रकार की जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रकाश के बारे में रिफ्रैक्शन से पूछे जा सकते हैं, परावर्तन अपवर्तन से। तो आज हम पहले पढ़ने वाले हैं परावर्तन के बाद हम पढ़ेंगे अपवर्तन क्या है। इन चीज़ों को हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना, क्योंकि सबसे आसान चैप्टर यही है फिजिक्स का। और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हो आप। लेकिन अच्छे से समझ लो आप, तो उसके बाद कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको ये पता नहीं है परावर्तन है या अपवर्तन, परावर्तन में आप कंफ्यूज रह जाओ तो आज के बाद आप नहीं रहने वाले हो, क्योंकि ये लेक्चर आपने अगर पूरा देख लिया। ठीक है, कोई भी पेपर दे रहे हो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि फिजिक्स बदलती नहीं है, वही रहती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन क्या है, यानी परावर्तन क्या है आपका। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख सकते हो आप, या प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, परावर्तन है क्या, यानी किसी भी चीज़ से टकराकर उसी दिशा में वापस चले जाना। ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, या कोई भी रे मान लो, या आप तरंग मान लो, तरंग का किसी भी सरफेस से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। अगर ऐसा प्रकाश की किरणों के साथ होता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोल देते हैं। ठीक है ना, यानी जैसे कोई भी लाइट का सोर्स है, जैसे आप बैटरी लगा लो, आप जैसे टॉर्च वगैरह जो होती है, या आप कोई भी बल्ब लगा लो, यानी कोई भी लगा सकते हो आप, जहाँ सोर्स है, जहाँ से लाइट निकल रही है। ठीक है, ये मान लो सूर्य लगा लेते हैं आप। ठीक है, सूर्य से आई कोई, और ये सरफेस था नीचे। इस सरफेस से, क्योंकि ये कौन सा सरफेस होगा, तो एक बात याद रखना, जब होगा परावर्तन, जब क्या हो, पारदर्शी सतह होगी। ठीक है ना, तो ये क्या है, कोई सरफेस है। ठीक है ना, क्या ये सरफेस है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। यहाँ से कोई किरण आई और टकराकर वापस उसी दिशा में चली गई, यानी जहाँ से आई और किस दिशा में, उसी दिशा में, यानी बाउंस बैक हो गई वो। ठीक है ना, यानी कोई भी मीडियम में परिवर्तन। ठीक है, नो चेंज इन मीडियम, तो कोई भी मीडियम यानी माध्यम के बिना बदले किसी सरफेस से टकराकर प्रकाश की किरण का उसी दिशा में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो इसी बात को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये तो बात हो गई परावर्तन तक, तो यानी टकराई और वापस उसी दिशा में चले गई। यानी ये माध्यम है, अगर माध्यम वायु था, और ये कुछ भी हो चाहे, लेकिन इसको इसने पार नहीं किया, तो चेंज नहीं किया, सब माध्यम समान के अंदर चली जाती है। एक बात याद रखना। ठीक है, उसके बाद परावर्तन के दो नियम होते हैं, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। परावर्तन के दो नियम क्या कहते हैं, तो पहला नियम कहता है आपतित कोण व परावर्तित कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, यानी जो इंसिडेंट एंगल है वो इक्वल किसके होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो ये बात पहला है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा परावर्तन का नियम कहता है आपतित किरण। अब दिमाग में हो रहा होगा आपतित किरण क्या होती है। आपतित किरण वह अभिलंब एक ही सतह पर होते हैं।
ठीक है ना, यानी सेम प्लेन को लाई करते हैं कौन, इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल, ठीक है। यानी ये आपतित कोण का मतलब क्या है, आपतित कोण का मतलब है ये क्या है, आने वाले को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, याद रखना। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो सूर्य से सोर्स से निकल के आ रही है, ठीक है। उसके बाद जब ये टकराएगी, टकराने के बाद क्या हुआ, यानी इसका क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो परावर्तन होने के बाद इसको क्या बोल दिया, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण बोल दिया। यानी इसे क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब जब इस बिंदु को केंद्र मानकर हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं, जो क्या करती है, तो याद रखना, जो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है सतह के साथ, तो उसे हम बोलते हैं अभिलंब। तो ये चीज़ें याद रखने वाली है, अभिलंब, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एक तो ये कोण अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा किसका, आपतित किरण का, तो उसे हम क्या बोल देंगे, इंसिडेंट एंगल बोल देंगे, ठीक है ना। जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाएगी उसे क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड एंगल बोल देंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है ये जितने का होगा वो उतने का ही होगा। ये नियम कौन सा कह रहा है, पहला नियम कह रहा है परावर्तन का, ठीक है ना। यानी जितना आपतित कोण होगा उतना ही परावर्तित कोण होगा, ठीक है। ये बात कहाँ पर कह जा रही है, पहले नियम में। दूसरा नियम क्या कह रहा है, आपतित किरण व अभिलंब के सतह पर जो होती है ना, एक सतह पर होती है। देखो आपतित किरण और अभिलंब क्या है, एक सतह पे है, तो ये बात दोनों कहती है। और ये सारे के सारे दोनों नियम परावर्तित, दोनों नियम किस पे लागू होते हैं, तो ये समतल दर्पण पे भी लागू होते हैं, प्लेन मिरर पे, ठीक है ना, या उत्तल दर्पण पे भी लागू होते हैं, अवतल दर्पण पे भी लागू होते हैं, ठीक है ना। तो ये परावर्तन के नियम दोनों लागू होते हैं, ठीक है। यानी अवतल दर्पण या समतल दर्पण या अवतल दर्पण के अंदर अगर परावर्तन हो रहा है तो उस पर या पूछ लिया जाता है इनमें से किस पे लागू नहीं होते, तो दर्पण तीनों जो है, ठीक है ना, उन सभी पे क्या करते हैं, दोनों नियम लागू होते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब ये आई और आर का क्या फंडा, और इस एंगल को क्या कहेंगे, इस एंगल को क्या कहेंगे, ये बात भी हमें पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, तो यही आता है। क्लियर हुई बात। आई क्या है, आर क्या है, ठीक है। आपतित किरण कैसे, आपतित आ रही है, ठीक है ना। आपतित के मतलब आ रही है, ऐसे याद कर लो। परावर्तित यानी परावर्तन, प्रे जा रही है, जो क्या कर रही है, परावर्तित हो गई, ठीक है। बीच में एक खींच दिया जो क्या करता है सतह के साथ 90 डिग्री का, तो आप इस बात को लिख लो, अभिलंब सतह के साथ 90 डिग्री का समकोण कहते हैं, इसे का कोण बनाता है, ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद आपको पता ही है, अभिलंब से इस रेखा तक जो खींची गई है ना, उसे क्या बोलते हैं इन एंगल को देखो, यहाँ से मैं ये हो गया, साफ कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा समझने वाला है, कंफ्यूज हो गए, लेकिन उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, बस ये मैं साफ कर देता हूँ। यहाँ पर तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। अगर इस लाइन को मैं आगे ले जाऊँ, डॉटेड कर दी, ठीक है, और इस को ये जो एंगल होगा ना, इस एंगल को बोला जाता है, इस पूरे के पूरे एंगल को बोलेंगे हम डेविएशन एंगल, यानी विचलन कोण बोलते हैं हिंदी में, विचलन कोण। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है बहुत खतरनाक वाला, ठीक है ना, और आपका गलत हो जाता है। ये जो है, ये वाला, यहाँ तक ये वाला, इसे हम क्या बोल देते हैं, जैसे θ1 लिख दिया मैंने, और इसका मतलब है ग्लासिंग एंगल बोल देते हैं इसे, ग्लासिंग एंगल, ठीक है ना, यानी छूता हुआ कोण, छूता हुआ
ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ठीक है, किसी, पहले ये बात कर लो, विचलन कोण जो होता है उसे क्या लिखते, डेविएशन एंगल को इस प्रकार से दर्शा देते हैं हम, ठीक है। आई आर और डेविएशन एंगल का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है, ये बात भी याद रख लेना, ठीक है। अब ये और ये बराबर होते हैं, यानी ये और ये दोनों क्या है, बराबर होते हैं, और ये इनको अगर जोड़ा तो आपको पता ही है ना, सीधी रेखा है, ऐसी डी बन गई मान लो, तो ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। तो इनका और इसका जोड़ क्या 180 डिग्री, पूरे का होता है तो आपको पता है 360 डिग्री होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए एंगल आई 45 डिग्री है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल जो आपतित कोण है वो 45 डिग्री का है, तो परावर्तित कोण कितने डिग्री का होगा, तो आपको पता होना चाहिए आपतित कोण परावर्तित कोण बराबर होते हैं। अगर ये बात आपको पता है तो ये कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का, ठीक है। ये क्वेश्चन तो यहाँ से ही हल हो जाएगा आपका। दूसरा आपसे पूछा जाता है, अगर ग्लासिंग एंगल या छूता हुआ कोण 30 डिग्री का है तो आपतित कोण कितने डिग्री का होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। तो आपको पता है ये 30 है तो ये कितना रह जाना चाहिए, यानी इंसिडेंट प्लस थीटा जो है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि अभिलंब सतह के साथ कितना 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये एक दिया है तो आपको पता भी चल जाएगा कौन सा दिया है, ये दिया हुआ है, प्लस 30 डिग्री बराबर क्या है, 90 डिग्री, तो ये कितने बच गया, 60 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपतित कोण कितने का होगा, 60। आपतित पता चल गया तो आपको ये भी पता चल जाएगा, ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, आर भी 60 डिग्री का। अगर ये आपको पता चल गया 60 डिग्री का, तो आपको ये पूरा का पूरा निकालना हो तो कैसे निकाल पाओगे। अब देखो ये कितने डिग्री का है, 60 का, ये 60 का, और ये भी कितना का, 60 का, 60 और 60 120, और टोटल कितना होता है 180, तो ये भी कितने डिग्री का हो गया, 60 निकल गया ना, ठीक है। अगर आपसे पूछे विचलन कोण कितने डिग्री का है, यहाँ से आपको विचलन कोण पूछे तो वो भी कितने डिग्री का, 60, क्योंकि ये भी 60 है और ये भी 60 है, प्लस कौन सा डेविएशन एंगल बच गया और 180 है, 160 और 60 120, और ये माइनस हो जाएगा 120, तो कितने 60 डिग्री का, तो विचलन कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। इस प्रकार से कोण निकालने आते हैं आपको, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। किस प्रकार से किया आपने, देखो दोबारा देख लो, ये और ये बराबर होते हैं और इन तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, और ये जो दिया हो तो ये भी निकल जाएगा, अगर ये दिया हो तो ये निकल जाएगा, ये दिया हो तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों जोड़ के और 180 डिग्री से आप घटा सकते हो। तो ये बात आपको याद रखनी है सारी की सारी, ठीक है ना। एक दिया हो तो दूसरा निकल जाता है, कोई भी एक दिया हो तो भी निकल जाता है, कोई कौन सा भी पूछ ले आपसे से, ठीक है। तो आपसे आपतित किरण कौन सी है, अभिलंब कौन सा है, अभिलंब कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये कितने डिग्री का होता है, परावर्तित किरण जो है वो क्या है, ठीक है, और आपतित कोण परावर्तित नियम पहला क्या है, दूसरा नियम क्या है, ये चीज़ें हमें याद करनी है। दूसरी बात हमें क्या याद करनी है, देख के परावर्तन के बिना आपको देखना संभव है ना, अगर आप देख पाते हो वो भी किसके कारण, परावर्तन के कारण। कोई वस्तु दिखाई देती है ना, कोई वस्तु दिखाई देती है वो भी किसके कारण देती है, परावर्तन के कारण। कोई वस्तु का रंग है वो भी किसके कारण है, परावर्तन के कारण, ठीक है। और आपका दर्पण में जो इमेज बनता है ना, दर्पण में चित्र बनता है वो भी किसके कारण बनता है, परावर्तन के कारण, याद रख लेना, ठीक है ना। आप जो देख पा रहे हो वो भी परावर्तन, क्योंकि उस वस्तु से परावर्तित प्रकाश होकर आपके आंखों के रेटिना के अंदर घुस रहा है ना, ठीक है ना, लेंस के माध्यम से
रेटिना तक जा रहा है, वो भी आप किसी वस्तु को आप देख पा रहे हो परावर्तन की वजह से, ठीक है ना। उसके बाद दर्पण में चित्र बन रहा है ना, चाहे वो उत्तल दर्पण हो अवतल दर्पण हो, वो के दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है। रंग कोई वस्तु का है ना, चाहे वो नीली हरी काली पीली जैसी भी हो ना, वो भी किसके कारण होगी, परावर्तन के कारण। वो आगे बता दूंगा मैं जब हम रंग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। कोई वस्तु दिखाई दे रही है, हम देख पाते हैं किसी वस्तु को, वो भी किसके कारण है, परावर्तन, क्योंकि प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब वो वस्तु हम देख पाते हैं। क्लियर हुआ। अगर ये बात आपकी क्लियर हुई तो एक बात और बता देता हूँ मैं। अब ये तो हमने पढ़ा था सिंपल सा परावर्तन। परावर्तन दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। अगर सतह चिकनी हो यानी स्मूथ सरफेस हो, चिकनी सतह हो, तो उस पर कौन सा परावर्तन होगा ये पूछ लेगा। और अगर रफ यानी खुरदरी सतह हो तो उस पर कौन सा परावर्तन होता है, ठीक है ना। पढ़ते हैं फिर अच्छे से ही पढ़ते हैं जो पढ़ना है। रफ सरफेस हो, अगर स्मूथ सरफेस हो तो उनमें परावर्तन कैसा होगा। तो अगर चिकनी सतह हो ना तो उस पर होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर को हम स्पेकुलर भी क्या बोलते हैं, स्पेकुलर भी रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं, या हिंदी में हम बोलते हैं नियमित परावर्तन होगा। वहां से याद रखना दोनों में फर्क क्या है जी। और इसमें क्या होगा, इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा, जिसे अनियमित कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे और मजा आता अगर आप ऑफलाइन में होते तो, ठीक है ना, पढ़ाने। यानी नियमित परावर्तन को हम बोलते हैं स्पेकुलर, और इसे बोलते हैं हम डिफ्यूज्ड या इर्रेगुलर भी बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है चिकनी सतह पर कौन सा परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, नियमित। और अगर आपसे पूछे खुरदरी सतह पर कौन सा परावर्तन होगा तो अनियमित यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, खुरदरी सतह पे। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है जी, इसके अंदर वही है, कोण ये भी बराबर होगा इसमें भी, ठीक है, और इसमें भी यही होगा। इसमें फ़र्क क्या है तो ये देखो, इसके अंदर जो होती है ना वो परावर्तित किरण की दिशा वही होती है जो क्या होती है, आपतित किरण की दिशा होती है, दिशा समान होती है। लेकिन इसके अंदर जो किरण है, परावर्तित किरण जो है वो फैल जाती है, स्कैटर ऑफ लाइट हो जाता है, किरण फैल जाती है, क्योंकि सतह क्या है, खुरदरी है। एक तो ये परावर्तन हुआ, तो ये कौन सी सतह वाला परावर्तन है, जैसे मैं बता देता हूँ, ये चिकनी सतह जैसे, तो यहाँ पर टकराएगी और ऐसे चली जाएगी, ठीक है, यानी उसी दिशा में चली गई। दूसरा परावर्तन हुआ इस ऐसी सतह पे, खुरदरी सतह पे, तो ये यहाँ टकराई यहाँ चली गई, दूसरी यहाँ टकराई, हो सकता है ऐसे भी चली जाए, ठीक है, तीसरी यहाँ टकराई और ये ऐसे चली गई, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, फैल रही है, क्या हो रही है, फैल रही है। तो उसे क्या है, खुरदरी सतह पे कौन सा परावर्तन होता है, तो आपका आंसर होगा अनियमित, जिसके अंदर परावर्तित किरणें फैल जाती है, उनकी दिशा पता नहीं कौन सी होगी, ठीक है। और इसके अंदर जो दिशा होगी वो समान होगी, इतना ही फर्क है, ठीक है। नियमित परावर्तन कहाँ होता है, इतना पढ़ लो, आगे बहुत फार्मूले पे नहीं जाना। नियमित परावर्तन चिकनी सतह पे होता है और अनियमित परावर्तन जो होता है वो खुरदरी सतह पे होता है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। क्लियर है, तो इस बात को दोबारा समझ लो एक बार, ठीक है। मैं साफ करता हूँ, इतने रिवीजन करते हैं। परावर्तन है क्या, किसी भी प्रकाश की किरण का अपारदर्शी माध्यम, या आप कह सकते हो किसी सतह से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाना, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। इसके दो नियम है, आपतित कोण और परावर्तित कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है। और अभिलंब और आपतित किरण जो होती है वो एक ही सतह पे होंगी, यानी सेम सरफेस पे क्या करेंगी, लाई करेंगी, ये होगी। अगर चिकनी सतह तो उस पर कौन सा नियमित परावर्तन होता है, अगर खुरदरी सतह तो उस पर कौन सा परावर्तन होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, अनियमित परावर्तन होता है, ठीक है। और उसके बाद कोण मैंने बता दिया, ठीक है। आपतित कोण, परावर्तित कोण व विचलन कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। एक भी इसमें से दिया हुआ तो बाकी दो आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। छुट्टा हुआ कोण भी आसानी से निकल जाएगा। अभिलंब जो होता है वो सरफेस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। देखना, रंग किसी वस्तु का, दर्पण में चित्र बनना,
सारे के सारे किस पे निर्भर करते हैं? परावर्तन पे निर्भर करते हैं। क्लियर हुई बात? चंद्रमा का प्रकाश हम तक पहुंचता है वो भी किस माध्यम से? परावर्तन के माध्यम से। ये भी क्वेश्चन याद रखना। चंद्रमा का प्रकाश जो होता है ना पृथ्वी तक पहुंचता है। पहले बात तो पहुंचता है कितने दिन में पहुंचता है? वो किसके कारण? तो आपका आंसर होगा परावर्तन के कारण। ये क्वेश्चन भी करवा रहा हूं देखो मैं, ठीक है, क्योंकि ये चंद्रमा तो अपना प्रकाश तो ये सूर्य है बेचारा भैया, ठीक है, और ये है चंद्रमा, और पृथ्वी कहाँ है मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना, ये मान लो पृथ्वी। क्लियर हुई बात? जब इसकी किरण यहाँ पे पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट होके किस पे जा जाएगी? पृथ्वी पर चली जाएगी, ठीक है ना, मून से, ठीक है। यानी सीधी तो आ रही है, ये बात तो अलग है, ठीक है, पृथ्वी पे, लेकिन ये क्या हो रही है? यहाँ से आकर ये यहाँ हो रही है, तो इसका क्या हो गया? परावर्तन हो गया ना। यानी सूर्य चंद्रमा का प्रकाश जो हमारे तक आता है ना, चंद्रमा चमकता है हमें दिखाई देता है, वो किसके कारण देता है? वो परावर्तन, क्योंकि उससे सूर्य का प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी तक पहुंचता है। और पहुंचने में समय कितना लगता है आपसे पूछे? चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में समय कितना? 1.3 सेकंड लगता है। याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यानी चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा? यानी 1.25 सेकंड के लगभग, मान लो 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। क्लियर हुई बात? अब पूछे आपको सूर्य जो है हमारे सन देवता है, सनलाइट जो है वो कितनी देर में पहुंचते हैं पृथ्वी तक? तो वो 500 सेकंड याद कर लो आप। एक बात तो ये, अगर ये दिया हुआ है तो 500 सेकंड में होते हैं 8 मिनट 20 सेकंड, ये याद कर लो। और अगर दिया हुआ आपको 8 मिनट 16 सेकंड तो ये भी सही हो जाता है। इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है ना, इन दोनों में से। यानी 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है, और ये सेकंड पूछे तो 500 सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि 500 सेकंड में कितने होते हैं? 8 मिनट और 20 सेकंड होते हैं, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश जो है वो निर्वात में किस से गति करता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से गति करता है। ये बात भी याद रख लो। दूसरी बात, एक बात और याद रख लो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ये अभिलंब खींचा हमने, ठीक है, अगर अभिलंब के पैरेलल आ रही है क्या? प्रकाश की किरण, या आप इसे क्या बोलते हो? आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हो। आपतित किरण अगर किसके पैरेलल आ रही है, यानी इसके समांतर आ रही है, ये क्या है हमने? अभिलंब। अभिलंब के अगर ये समांतर आ रही है ना, ठीक है, तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी अभिलंब के साथ? तो आप कहोगे जी ये कोण तो फिर अभिलंब के साथ कितने डिग्री का होगा? I0 होगा। तो ये आप याद रखना, R भी क्या होगा? 0 होगा। अगर ये स्थिति है तो प्रकाश अपने ओरिजिनल पाथ यानी सेम ही, यानी इधर से ही आएगा और इधर ही वापस सेम का सेम इधर ही लौट जाएगा। यानी उस ओरिजिनल पाथ यानी जो उसका वास्तविक रास्ता था उसी से वापस लौट जाता है, ठीक है, अगर वो क्या हो? अभिलंब के समांतर हो, ठीक है ना। तो याद रखना, आपसे पूछ लिया जाता है प्रकाश उसी रास्ते से परावर्तित होकर लौट जाता है, तो इंसिडेंट एंगल, या आपसे पूछ ले रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? 0। क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और तब प्रकाश क्या है? तो आप कहोगे जी तब प्रकाश अभिलंब के समांतर है। अभिलंब के समांतर है, ये बात भी याद रखना। समान अंतर यानी समान अंतर, पैरेलल है, ठीक है ना, सेम आया और उधर ही वापस लौट गया। तो ये बात भी आप याद रखोगे। क्लियर हुई बात? यानी 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो ये थे हमारे वो याद कर लेना, ठीक है। चंद्रमा का प्रकाश किसके माध्यम से? परावर्तन के माध्यम से। कितनी देर में? 1.3 सेकंड में। सूर्य का प्रकाश कितनी देर में पहुंचता है? 500 सेकंड, ठीक है ना, 500 सेकंड के अंदर पहुंचता है। ये हो गया आपका परावर्तन।
और परावर्तन पर ही आधारित है हमारे दर्पण। तो हम पढ़ते हैं फिर दर्पण को। कौन से दर्पण को? अपवर्तन पढ़ाऊंगा, उसके बाद में मैं अपवर्तन जैसे ही पढ़ाऊंगा तो अपवर्तन के बाद हम लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। परावर्तन के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि परावर्तन ही हो रहा है किसी में, दर्पण के अंदर, वहाँ चित्र बन रहा है परावर्तन के कारण, लेंस में चित्र बन रहा है अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। तो जैसे अपवर्तन के बाद हम लेंस पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं दर्पण। पहले हमारा रहेगा साधारण दर्पण, उसके बाद गोलीय दर्पण जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, और जिसके अंदर कन्वेक्स कनकेव, ठीक है ना, उत्तल अवतल रहेंगे। तो आपको याद करना है और लिखना है समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर होगा आपका, जिसे हम साधारण या समतल दर्पण बोलते हैं। साधारण या समतल दर्पण जिसे बोला जाता है। क्लियर है बात? समतल दर्पण कौन सा होता है? बात कंप्लीट होती है जिसकी सतह जो होती है, यानी सरफेस जो होता है, सतह वो होती है, वो क्या होती है? प्लेन होती है, यानी सतह समतल होती है। आप कह सकते हो एक कांच का टुकड़ा या कांच या प्लास्टिक का टुकड़ा, ठीक है, जो चिकना हो, कांच का टुकड़ा जिसकी सतह समतल हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं? समतल दर्पण बोल सकते हैं। बात स्पष्ट थी, आपको पता भी था, ठीक है ना। यानी ये जो दर्पण होता है, ये कांच जो होता है, इसके पीछे अगर कांच का टुकड़ा, उसे समतल दर्पण कहा जा सकता है। सतह समतल हो और अब कहो आप एक तरफ पॉलिश की गई हो, तब उसे कहा जा सकता है दर्पण। क्योंकि कांच के टुकड़े को दर्पण थोड़ी कहा जा सकता है। कांच के टुकड़े के एक साइड में जब पॉलिश कर दी जाती है तो उसे कहा जाता है। और वो पॉलिश जो होती है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है, पॉलिश किसकी होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट लिख लो आप, सिल्वर नाइट्रेट की परत होती है, आपसे पूछ ले। उसके ऊपर जो पॉलिश की होती है, एक लेप चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा, आपके घर में दर्पण होगा, आपने शीशा देखने के लिए प्रयोग किया होगा, मुंह देखने के लिए प्रयोग किया होगा, तो उसके पीछे आपने देखा होगा एक क्या है, परत चढ़ी होती है। तो वो परत पूछ ली जाती है, तो वो किसकी बनी होती है? सिल्वर नाइट्रेट या जिंक सल्फाइड से बनी होती है। जिंक सल्फाइड एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको इनमें से, ठीक है। तो पॉलिश किसकी की होती है? उस पर जिंक सल्फाइड या सिल्वर नाइट्रेट की। तो सतह समतल हो। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है इसकी पावर जो होती है, यानी इसकी क्षमता क्या होती है? समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है? दर्पण कौन सा है समतल? ये रहा दर्पण, बस। अब नहीं है, अब ये पॉलिश कर दी इसके ऊपर, ये समतल दर्पण हो गया। पहले कांच का टुकड़ा था, जैसे ही पॉलिश किए दर्पण बन गया। और इसकी सतह क्या है? सरफेस जो है वो क्या है? प्लेन है, इसलिए इसे प्लेन मिरर कहा जाता है। और ये क्या है? पॉलिश। और ये पॉलिश किसकी है? सिल्वर नाइट्रेट या जिंक सल्फाइड की। क्षमता जो होती है ना, वो कितनी होती है? शून्य होती है, याद रखना। समतल दर्पण की क्षमता कितनी होती है? शून्य, ठीक है ना, शून्य। और क्षमता जो मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। यानी डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस या दर्पण की क्षमता मापने की इकाई डायोप्टर होती है। क्वेश्चन आ जाता है, यूनिट जो है डायोप्टर किसकी यूनिट है? तो लेंस या दर्पण के पावर जो होती है उसको मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए जो है वो क्या है? डायोप्टर है। आपसे पूछ लिया जाए इसकी फोकस दूरी जो होती है वो कितनी होती है? तो फोकस दूरी इसकी कितनी हो सकती है? आप कहोगे जी अनंत होती है, इन्फिनिटिव होती है। क्या होती है? अनंत होती है, ठीक है ना, इसकी अनंत होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दर्पण में, ठीक है, आसान से बता देता हूं मैं। इसमें चित्र कैसा, जो प्रतिबिंब होता है, इमेज फॉर्मेशन जो होती है वो कैसा बनता है? तो वो होगा लैटरली इन्वर्टेड, यानी पार्श्व उल्टा होगा, पार्श्व उल्टा होगा। वस्तु जो होगी उसके समान होगा, ठीक है ना, सेम साइज होगा उसका। वह वर्चुअल यानी आभासी होगा, याद रखना, ठीक है। समतल दर्पण में चित्र कैसा बनता है या इमेज फॉर्मेशन जो होती है वो किस प्रकार की होती है? तो लैटरली इन्वर्टेड, सेम साइज, और क्या होगा? देखो, आभासी यानी वर्चुअल होगा। क्लियर हुई बात? अब पार्श्व उल्टा का मतलब क्या है? पार्श्व उल्टा का मतलब है साइड
पार्श्व का मतलब क्या, साइड। यानी जैसे आप लेफ्ट वाला आपका राइट दिखाई देता है, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट, कंफ्यूज मत हो। आप जैसे ही खड़े होते हो ना तो ये वाली साइड आपकी राइट है, लेकिन जो मिरर दिखा रहा है वो कौन सी दिखा रहा है, आपकी राइट को लेफ्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो वो बोलते हैं पार्श्व उल्टा, यानी आपकी साइड उल्टी है, ऐसे उल्टा नहीं है। ठीक है ना, आपकी साइड उल्टी है तो उसे पार्श्व उल्टा बोल देते हैं। समान साइज का, यानी आपकी हाइट जितनी है ना, आप चित्र में अपना मुंह देखते हो, आपका मुंह जितना है ना उतने ही समान चित्र बनाएगा। आप पूरा मिरर लेके खड़े होते हो, उसके सामने खड़े होते हो, तो आपका चित्र उतने ही फिट का बनेगा जितना आपका आकार है। ठीक है ना, यानी समान साइज का होगा, ना बड़ा ना छोटा, बराबर का होगा। आप बराबर लिख सकते हो, समान लिख सकते हो। आभासी होगा, यानी उस चित्र को आप किसी भी मतलब पर्दे पर नहीं उतार सकते। जिस चित्र को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता उसे हम आभासी चित्र कहते हैं। जिसे पर्दे पे उतारा जा सकता है उसे हम वास्तविक रियल इमेज कहते हैं। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, रियल इमेज। ठीक है, तो वो वास्तविक होता है। जो चीज़ रियल में मिलकर एक इमेज फॉर्मेशन कराती है उसे रियल इमेज कहा जाता है। और जिस पर किरणों का मिलने का आभास होता है, मिलती नहीं है, उसे आभासी चित्र कहा जाता है। वो चित्र क्या है, आभासी चित्र है। ठीक है, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। मैं इतने आराम से समझा रहा हूँ, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। आपने कभी भी फिजिक्स नहीं पढ़ी है ना, आप किसी भी आर्ट से, कॉमर्स से, किसी से रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। इतने आसानी से समझा रहा हूँ भी, आप बेसिक से, मुझे लग रहा है आप पहले दिन से मेरे पास पढ़ रहे हो। ठीक है ना, अगर आपने कहीं और से फिजिक्स पढ़ी है तो हो सकता है आप बोर भी हो रहे होंगे। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ज़बरदस्त समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, उसके बाद चित्र क्या बनता है, समान। ये बात याद रखना। ठीक है ना, ये बातें बहुत काम आती है पेपर में। ठीक है, उसके बाद पूछे अगर आपको अपना एक पूरा चित्र देखना है। ठीक है, अगर आपको अपना पूरा चित्र दर्पण में देखना है, समतल दर्पण में, तो दर्पण की लंबाई कितनी चाहिए, यानी आपकी लंबाई जितनी है उससे कम से कम आधी लंबाई चाहिए। यानी दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए, आधी। ये बात याद रखना। ठीक है ना, हाफ लेंथ जरूर होनी चाहिए। अगर आपके 5 फुट हाइट है ना, या आपकी 6 फुट हाइट है, 6 फीट जो आपकी हाइट है, अगर 6 फीट आपकी इमेज पूरी देखनी है तो आपको समतल दर्पण कम से कम 3 फीट का चाहिए। ठीक है ना, 3 फीट का समतल दर्पण चाहिए। ठीक है, अगर दूरी पूछ ले, आपसे पूछे वस्तु से कितनी दूरी पर चित्र बनता है, तो आप कहोगे जी बराबर या समान दूरी पर चित्र बनता है। याद रखना। आप ये भी कह सकते हो वस्तु की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी चित्र की दूरी के बराबर होता है। समझाऊंगा सारी बातें, टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है ना, अगर चित्र समतल दर्पण में चित्र बन रहा है ना तो उतना ही बनता है। आप कभी देखना उतनी ही दूरी पर चित्र बनता हुआ नजर आएगा। जब आप अपने घर पे समतल दर्पण के आगे खड़े होंगे ना तो उतना ही, जैसे आप नज़दीक जाओगे चित्र आपके नज़दीक आता हुआ नजर आएगा। ठीक है ना, यानी चित्र उतनी ही दूर बनेगा जितनी दूर आप खड़े हो। ठीक है ना, यानी वस्तु जहाँ पर रखी है, ऑब्जेक्ट जहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना, जहाँ पर भी रखा गया है तो उतनी ही दूर हमें चित्र नजर आएगा। यानी चित्र की दूरी और वस्तु की दूरी मिरर से क्या होती है, समान होती है। ये बात भी याद रखनी। ठीक है ना, अगर आप दर्पण की तरफ, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप दर्पण की तरफ v चाल से, v से मतलब वेलोसिटी, v से जा रहे हो तो चित्र जो होगा वो किस स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, किस चाल से या किस गति से या किस वेग से आता हुआ हमें नजर आएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 2v। क्लियर है, कैसे मैं बताता हूँ। आपने रिलेटिव स्पीड पढ़ा होगा मैथ के अंदर। ठीक है ना,
ये वो नहीं है भी चित्र की स्पीड जो होगी वो दुगनी होगी। अगर आप 10 की स्पीड से जा रहे हो, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आप जा रहे हो किसकी तरफ, मिरर की तरफ, तो मिरर में आपको चित्र आता हुआ दिखाई देगा, न कि रियल में चित्र की स्पीड होगी वो दिखाई देगा। यानी आप जब तक उसके पास जाओगे तो वो तो आपसे पार निकल जाएगा ना, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन क्योंकि समतल दर्पण में चित्र हमेशा समान दूरी पर रहता है। आप 10 की स्पीड से चल रहे हो, चित्र भी कितनी की स्पीड से आ रहा है, 10 की स्पीड से। आपने देखा होगा एक रेलगाड़ी आमने सामने जा रही है तो हम क्या कर देते हैं, स्पीड जोड़ देते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात क्या है, ये रियल में नहीं है, ये हमें दिखाई देता है, ये बात याद रखना, ठीक है ना, दिखाई देता है। ये बात नहीं समझ में आई होगी तो दोबारा बताता हूँ। ये क्या है, दर्पण है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये आप हो, ठीक है, और आप दौड़ते जा रहे हो इधर, ठीक है। जैसे ही आप इधर दौड़ोगे ना तो आप किस चाल से जा रहे हो, वी से जा रहे हो, और चित्र इधर, आपका चित्र भी किस चाल से आ रहा है, वी से, तो ये भी किससे आ रहा है, वी से। लेकिन आप जब इधर देख रहे हो तो आपकी स्पीड तो आपको दिखाई नहीं दे रही ना, ठीक है, आप भागे जा रहे हो, आपकी स्पीड तो आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपका चित्र तो आपको दिखाई दे रहा है। यानी ये v हो गया, ये v हो गया, तो ये क्या हो गया, 2v से आपको दिखाई देगा। यानी आप 10 की स्पीड से भाग रहे हो तो आपको चित्र आता हुआ कितने से नजर आएगा, 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ता हुआ नजर आएगा। तो हम क्या कह देते हैं भी, हम अगर वस्तु 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है तो आने वाले रिलेटिव स्पीड की बात कर रहे हैं, चित्र उस वस्तु को कितना स्पीड से आते हुआ दिखाई देगा, तो दुगनी स्पीड से, कितनी स्पीड से, दुगनी स्पीड से, याद रखना, दुगनी स्पीड से आता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। किस स्पीड से आएगा, दुगनी स्पीड से नजर आएगा। तो ये कौन सी स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है। उसके बाद समतल दर्पण है। अगर आपको चित्र देखना है तो आधा चाहिए, ठीक है। अगर चित्र की दूरी जो होगी, अगर मैं फिर बता देता हूँ, आप यहाँ पे 2 मीटर है तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि ये समतल दर्पण है, ठीक है। चित्र बनेगा वो ये क्या होगा, पार्श्व उल्टा होगा, फिर देख लो पार्श्व उल्टा होगा, ठीक है। इसको साफ कर लें, दिमाग में फिर घुसेगा, घुसाने के लिए आए हम दिमाग में। एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, प्यास बहुत लगती है। देखो, समतल दर्पण में चित्र हमेशा क्या बनता है, समान दूरी पे बनता है। किसे बनता है, समान दूरी पे। ये क्या होता है, पार्श्व उल्टा होता है, पार्श्व उल्टा होता है। दूसरी बात, समान आकार का होता है, ना बड़ा ना मोटा ना छोटा, समान आकार का होता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है आभासी, यानी वर्चुअल होता है, आभासी होता है, ठीक है। ये बात अगर आपको देखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी ना, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी उससे, ठीक है ना, उससे कम से कम हाफ जो होगा आपको मिरर चाहिए। क्या देखने के लिए, आपको फुल इमेज आपकी देखने के लिए, पूरा चित्र देखने के लिए, ठीक है ना। ये बात याद रख लेना। अगर आप चित्र की तरफ 2v की स्पीड से जा रहे हो तो चित्र आपको आता हुआ नजर आएगा, ये बात याद रख लेना दिमाग में। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी ये पूछा होगा, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो रिलेटिव स्पीड वो होगी, नजर आएगा, चल नहीं रहा होगा, नजर आपको कितना आएगा, 2v की स्पीड से नजर आएगा, ये बात, ठीक है। इसकी जो क्षमता होती है तो वो कितनी होती है, तो क्षमता जो होती है वो कितनी होती है, 0 डायोप्टर होती है, डायोप्टर। और डायोप्टर आपको पता है क्षमता मापने की इकाई है। अगर आपसे फोकस दूरी कितनी होती है, फोकस दूरी, ठीक है ना, तो वो कितनी होती है, अनंत होती है। और फोकस दूरी में आगे जब दर्पण अवतल उत्तल कराऊंगा वहां पे समझाऊंगा, क्योंकि अब समझ में नहीं आने वाली है आपको चीज़, ठीक है।
तो ये बातें हमने की थी। अब आपसे पूछ लिया जाता है अगर दो दर्पण हो, मान लो दो दर्पण को किसी थीटा एंगल पर झुकाया जाए, कोण पर रोटेट किया जाता है, झुकाया जाता है, तो उसके अंदर कितनी इमेज बनेगी? झुकाया जाता है तो कितने चित्र बनेंगे? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थीटा की जगह कोई ना कोई मान दिया होगा। अगर मैं कह दूं अगर दो दर्पण है उनको 60 डिग्री पे झुकाया जाता है तो उसके अंदर कितने चित्र बनेंगे? यानी एक दर्पण ये है और एक दर्पण ये है, और इनके बीच क्या लगा दिया मैंने? 60 डिग्री को पर झुका दिया दोनों को, ठीक है। और इनके बीच में मैंने कोई वस्तु रख दी। इस वस्तु का चित्र यह इनमें कितना बनेगा दोनों दर्पण में, हमें ये निकालना होता है। यानी आपसे पूछा जाता है किसी दो दर्पण को रोटेट किया जाता है 60 डिग्री एंगल पर, तो दो दर्पणों को 60 डिग्री पर झुकाया जाता है तो उसमें बनने वाले चित्र की संख्या कितनी होगी, कितने चित्र बनेंगे, किसी प्रकार से पूछा जाता है। तो आपका आंसर क्या रहता है? देखो, ठीक है, आपका आंसर कैसे और कितना रहने वाला है। अब इस पे कितना बनेगा? ये 60 का है तो अगर ये पूछ ले 80 का है तो कितने इमेज बनेंगे, अगर 90 का है तो कितने बनेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको करना क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? आपको एक फार्मूला कह सकते हो आप 360/थीटा, ठीक है। अगर ये आ जाता है आपका नंबर ओड, ठीक है, अगर ये आता है ओड तो क्या करना है? और 360/थीटा करते हो। अगर ये आता है इवन नंबर तो क्या करते हो? आपसे इतना पूछा जाता है। सिमेट्री एसिमेट्री वाला चक्कर आप तक नहीं है क्योंकि +2 के सिलेबस में तो है, ठीक है ना, सममितीय असममितीय क्या है, तो वो चक्कर आपके नहीं है, आपको इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। अगर उसके अंदर एक तीसरी कंडीशन बनती है 0 डिग्री पे झुकाया चलो वो तो आगे की बात है, ठीक है ना। तो नंबर जो होगा ना, एक तो होता है इवन, एक होता है ओड, यानी सम और विषम, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं, ठीक है, सम और विषम। अगर इसका उत्तर 360/थीटा करते हो, उत्तर सम आता है ना, तो आपको क्या करना होगा? -1 करना होगा और आने वाला उसका आंसर होगा। और विषम आता है तो ये ही इसका आंसर होगा। कैसे होगा जी? देखो, मैंने एक क्वेश्चन बोला भी 60 डिग्री पे झुकाया जाता है तो कितने चित्र बनेंगे, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर करना होगा। 360 तो मैंने बताया क्योंकि पूरा का पूरा कितना होता है? 360 डिग्री का कोण होता है। इस चित्र को समझाने के लिए कम से कम 20 मिनट चाहिए भी। क्यों होगा ये वाला 360 क्यों होगा, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको इतना याद रखना है 360 पूरा होता है, ठीक है ना। 360 का मैक्सिमम जो है हमारा। उसके बाद थीटा कितना दिया हुआ है? 60। आंसर क्या आया? 6, यानी उत्तर 6 आ गया। तो ये क्या है? सम है। इससे -1 कर देंगे, यानी अगर 2 को 60 में दिखाया जाता है तो इसके अंदर इमेज बनेगी, वो चित्र कितने बनेंगे? 5 प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। अगर 60 पे झुकाया जाता है तो इसको मैं ये कह दूं 90 डिग्री पे रखा जाता है तो 90 डिग्री का चित्र ऐसा बनेगा, ठीक है ना। 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे तो क्या होगा? तो कितने चित्र बनेंगे? तो निकाल लेना आप। 90 डिग्री लिख दिया मैंने, 9 चौक 36, 4 - 1, यानी क्योंकि ये सम संख्या, तो आप कह सकते हो 3 चित्र बनेंगे, ठीक है। उत्तर यानी किस में आएगा? विषम में आएगा। उत्तर किस में आएगा? विषम संख्या में आएगा, जो 2 से भाग नहीं हो रही है। उसके बाद मैं यहाँ कह दूं 2 है 45 डिग्री पे झुकाए जाते हैं, मैंने 45 डिग्री पे झुका दिए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखो 360/45, ठीक है ना। मुझे पता है कितने पे जाएगा, देख लो। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 5 या 8 40, ये फिर आ गया 8 - 1 यानी 7 आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब एक हमें ओड वाला भी लेके देख ले, ठीक है ना। मैंने कह दिया 2 को 40 डिग्री पे झुकाया जाता है,
ठीक है। तो कितनी इमेज बनेगी, तो आपको 4 नेम 36 9 इमेज बनेगी, क्योंकि इसे घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये विषम संख्या है। तो इस प्रकार से आपको सीधा सीधा पुट करना है, आंसर निकाल देना है। अगर वो हो सम संख्या तो -1 करके आंसर आ जाएगा, अगर वो विषम है तो वैसा का वैसा आ जाएगा, ठीक है ना। क्यों आ जाएगा, इस चीज़ का कारण जानना है तो आपको +2 का फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, ऑप्टिक्स चैप्टर है उसमें, ठीक है ना। उसमें रे ऑप्टिक्स हो गया, वेब ऑप्टिक्स, 2 प्रकार से हैं, रे ऑप्टिक्स और वेब ऑप्टिक्स, ठीक है। फिर उसको पूरा पढ़ो आप, तब जाके समझ में आएगा इस बात को, और बात बन जाएगी मेरे हिसाब से यहीं तक, ठीक है ना। तो ये समतल दर्पण था, परावर्तन कैसे होता है हमने पढ़ा, ठीक है ना। वो क्वेश्चन चलो वो नहीं आता आपसे, इतना नहीं पूछा जाता। 3 वाला भी हो जाता है, 3 को झुकाया जाता है तो, लेकिन वो CDS वगैरह आगे के एग्जाम में आ जाता है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आपके 2 ही को झुकाया जाएगा, ठीक है ना, 2 को झुकाया जाएगा। ये पूछ लिया जाता है इन चीज़ों के बारे में, ठीक। और बता देता हूँ आपको मैं एक बात, मैंने परावर्तन बताया किस प्रकार से होता है। अगर ये बातें समझ में आ रही है ना, तो एक लाइक मार दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, अरे वाह, ठीक है ना। और एक कमेंट भी करके बता दिया करो, और एक शेयर भी कर दिया करो भाई, अगर आपको पसंद आ रही है तो। अगर ना पसंद है तो फिर आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट करके बताओगे मुझे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत आवाज़ आती रहती है, ठीक है ना। अकेला बंदा हूँ भाई, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास जितना टाइम होता है उतना निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाने से पहले आपको पता भी है काफ़ी दिन हो गए मुझे, ठीक है, जॉब करते हुए, तो उसमें भी मुझे क्या करना पड़ा, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ती है, क्योंकि पहले डाटा देखना पड़ता है, उसके बाद क्योंकि सारी चीज़ें इतनी लंबी याद नहीं रहती, चाहे आप कितना ही कोई सब्जेक्ट को पढ़ लो, वो लंबे समय तक याद नहीं रहता जब तक उसका रिवीजन न हो। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मान लो, तो रिवीजन भी साथ में ज़रूरी है। तो टाइम आपके लिए जितना वीडियो बनाने में लगता है, उसके बाद उसको अपलोड करने में लगता है, सारी चीज़ें आपका फ़र्ज बनता है, आप सपोर्ट करो, ठीक है ना। अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो इसका मतलब आप अपना कुछ देख रहे हो, लेकिन दूसरे का भला नहीं करना चाहते आप, यही बात है ना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल आप पहली बार देख रहे हो तो, क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत अच्छे लेक्चर डाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ईयरफोन आपकी हो या हेडफोन हो आपके पास है, एयरपोड हो, कोई भी चीज़ है ना, वो यूज करके ही आप पढ़ा करो, क्योंकि कुछ आवाज़ हम मेरी है इतनी में यहाँ से निकलती नहीं, निकलती क्या नहीं है, यहाँ पे आस पड़ोस में है, और मैं जब चिल्लाना शुरू करूँगा ना तो वो सोचेंगे क्या कर रहा है अकेला, ठीक है। तो प्यार से पढ़ो, मस्त मगन होके हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, हमारा उत्तल दर्पण रहेगा, मैं बता देता हूँ, अवतल दर्पण रहेगा, ठीक है। ये होने के बाद रंग जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, नीला बैंगनी किस प्रकार से है, क्या क्या है, ठीक है। प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर कौन सा है, सेकेंडरी कलर कौन सा है, ठीक है, सप्लीमेंट्री कौन सा है, तो उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपवर्तन, अपवर्तन के बाद हम पढ़ेंगे लेंस, कौन कौन से लेंस होते हैं, ठीक है ना। उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। जैसे ये पूरा हो जाएगा फिर पढ़ेंगे आप TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। उसके बाद व्यतिकरण पढ़ेंगे हम, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, विवर्तन क्या होता है। उसके बाद इसके दोनों के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हम, किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चैप्टर के अंदर पूरा पोर्शन रहने वाला है। तो आज के लिए मैं इतना ही, क्लास बहुत लंबी, ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा सिस्टम मुझे पता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।